सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो नीट जेईई के साथ साथ फिजिक्स की जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें इससे रिलेटेड इससे संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो साथ में 9th और 11th दोनों के कोर्स में भी रखा गया है और इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आज हम देखेंगे। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। संरक्षण का मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ रखा है, संवेग तो पढ़ रखा है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको हम संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग बोलते हैं। अब नियत संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है नियत होना, कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो जो भी हमारे पास सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब निकाय, निकाय से मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, बॉडी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसको पूरा हम बोलते हैं सिस्टम। यदि किसी निकाय पर, कोई सा भी हमारे पास सिस्टम है, निकाय है, तो उस सिस्टम पर या निकाय पर यदि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, अप्लाई नहीं हो रहा हो, तब उस सिस्टम का, उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, सदैव नियत होता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास निकाय है, सिस्टम है, उस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तब उस सिस्टम का, उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। नियत का मतलब टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है। उस नियम को हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि कोई निकाय है, उस पर हमने कोई बल नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया, तो उसका संवेग हमेशा नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ध्यान रखना। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि एक कण के लिए, मानो कि एक ही पार्टिकल है किसी सिस्टम में, तो उसके लिए पहले हम प्रूव करेंगे, फिर एक पार्टिकल्स के लिए प्रूव करेंगे, और एग्जांपल के द्वारा हम दो पार्टिकल्स लेके जिसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस पर आधारित हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल की यदि बात करते हैं तो न्यूटन की गति का हमने सेकंड नियम पढ़ रखा है कि जो बल होता है, फोर्स होता है, dp/dt संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह अनुक्रमानुपाती होता है। ये गति का सेकंड नियम हमने पढ़ रखा है। गति के दूसरे नियम F होता है dp/dt डेल्टा p/Δt। अब हमारा नियम कहता है कि क्या करना, उस पर कोई बल नहीं लगाना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना। F=0, यदि F=0 हो तब क्या होगा? हमने गति का पहला नियम पढ़ा था, उसमें यदि कोई बल नहीं लगता है क्या होता? यदि वस्तु नियत वेग से चले तो हमेशा क्या होगी? नियत वेग से ही चलेगी, यानी उसका वेग, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और यदि क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता ही और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही होगा, संवेग भी हमेशा नियत ही होगा। तो इसके आधार पर हम देखेंगे गति का जो सेकंड लॉ होता है तो F=Δp/Δt होता है, ये सेकंड लॉ होता है, दूसरा नियम। और यदि F=0 कर दे, गति के दूसरे नियम में यदि बल को हमने 0 मान लिया, तब क्या हो जाएगा? इस F की जगह 0 पुट कर देना, यहाँ पर इस F के लिए 0 पुट कर दें, तो ΔP/Δt/Δt=0, या इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, ΔP/Δt=0, डेल्टा टी का इधर मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि टाइम पे 0 होता नहीं, तो डेल्टा P=0 हो जाएगा। ये डेल्टा टी का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। डेल्टा P = 0 का मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन मोमेंटम। कितना है? 0। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी उसका मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा P=0 का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम में चेंज 0 है, इसका मतलब मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या संवेग हमेशा नियत होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि सिंगल पार्टिकल है तब। अब मान लो दो या दो से अधिक कण हो गए, मान लो पार्टिकल्स हो गए, मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, पूरा सिस्टम ले लिया, पूरा निकाय ले लिया, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें, तो न्यूटन n पार्टिकल्स मान लिया। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 50, 100 कुछ भी पार्टिकल्स हो सकता है, तो n मान लिया, उसमें n पार्टिकल्स है, तब F=dp/dt होता सेकंड नियम से, ΔP/Δt। और डेल्टा P अब चूंकि अलग अलग पार्टिकल्स लिए है तो
तो अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है और होगा। एक चीज ध्यान रखना है, सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है परंतु सभी का मिला के हमेशा कांस्टेंट होगा। हम सिस्टम की बात करें ना कि पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अलग अलग का मोमेंटम, एक का P1 मान लिया, एक का P2 मान लिया, एक का P3 मान लिया, सब पार्टिकल्स के अलग अलग मान लिए। पहले का P1, दूसरे का P2, P3, Pn, n में पार्टिकल का मोमेंटम Pn मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, डेल्टा P की जगह लिखे P1 + P2 + P3 Pn। तो डेल्टा P का मान अपन रख देंगे यहाँ पर, डेल्टा P का मान यहाँ P की जगह रख दो, डेल्टा P की जगह डेल्टा को कॉमन ले लो इस तरह से। और यदि f = 0 हो जाएगा तो f = 0 मान लिया अपन। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि यदि f = 0 होगा तभी मोमेंटम कांस्टेंट होगा, रेखीय समय नियत होगा। तो f = 0 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा P = ये आ जाएगा = 0 और डेल्टा को हटाएंगे क्योंकि डेल्टा P का मान 0 है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो संवेग होगा इसका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, या कांस्टेंट हो जाएगा, नियत। तो यदि हमारे पास बहुत सारा सिस्टम भी है तो उस सिस्टम का भी क्या होगा, रेखिक समय हमेशा नियत होगा। डेल्टा P = 0 मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 0 मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो डेल्टा P = 0 मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी संवेग मोमेंटम, ये जो P1 P2 हमने माना ये मोमेंटम संवेग कहलाते हैं, इसका मान हमेशा नियत ही होगा। ये दो पार्टिकल, n पार्टिकल के लिए हमने एक एग्जांपल के द्वारा सिद्ध कर दिया कि यदि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं n पार्टिकल तो भी टोटल पार्टिकल्स का मोमेंटम होगा, टोटल जो सिस्टम होता है उसका मोमेंटम हमेशा नियत ही होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब एग्जांपल के लिए अपन दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, दो कोई बॉडी हमारे पास A और B, इसका मास m है, इसका मास mb है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी UA है और इसकी वेलोसिटी UB है और हमने मान लिया कि ये UA का मान UB से ज्यादा है, UA का मान बड़ा है UB से। ये जा रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में जा रहे हैं, लीनियर जा रहे हैं, एक ही सरल रेखा में जा रहे हैं और कुछ दूर जाने पर ये क्या आपस में टकराते हैं। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, इसकी कम, तभी ऐसे टकराएगा, नहीं आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे चलेगा। तो ये वेलोसिटी हमने ज्यादा मान ली, ये वेलोसिटी हमने कम मान ली, ठीक है। ये दोनों के आपस में टक्कर होती है, टकराने के बाद क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दो पार्टिकल्स है, दोनों एक ही लाइन से जा रहे, सीधी सरल रेखा में जा रहे और आपस में क्या होता है, टक्कर होती है। तो अब इसका अपन मोमेंटम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, F ये वाला डेल्टा P/डेल्टा T। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि F = ma से निकाल सकते हैं इसको। m का मान ma पहली बॉडी के लिए a लिख लिया और a एक्सेलरेशन, त्वरण का फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v - u/t, v - u/t। त्वरण जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण का सूत्र होता है F = ma से निकाल सकते हैं, a की जगह v - u/t लिख सकते हैं, a की जगह v - u/t लिख लेंगे। अब यहाँ दो बॉडी है तो अलग अलग फार्मूला लगाएंगे f का, एक बार a लिख देंगे, एक बार b लिख देंगे। तो FAB का मतलब a के द्वारा जो b पर फोर्स लगाया जाता है वो FAB है। तो यहाँ पर a लिख देंगे, ma VA - UA/T, टाइम तो दोनों के एक जैसा ही। फिर इसी प्रकार से b बॉडी की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, MB VB और UB/T। तो इस फार्मूले का उपयोग a बॉडी के लिए भी लगा लेंगे और b बॉडी के लिए भी हम लगा लेंगे, दोनों जगह इसका उपयोग कर लेंगे। फिर क्या करना है, गति का जो तीसरा नियम होता है, न्यूटन ने जो गति का तीसरा नियम दिया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर अपोजिट या विपरीत प्रतिक्रिया होगी। दोनों बल इक्वल होंगे, फोर्स इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो FA = -FB, FA = FBA, यानी AB के द्वारा जितना बल लग रहा है उतना B A पे लगा है, A के द्वारा जितना B पे लग रहा है B के द्वारा उतना A पे भी लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी अपोजिट। माइनस साइन अपोजिट साइन को प्रदर्शित, माइनस जो साइन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा। माइनस चिन्ह, जब भी माइनस चिन्ह आ जाए तो विपरीत दिशा समझना। अब FAB का मान हम क्या करें, ये निकाल, FAB के मान रखते हैं इक्वल टू माइनस, इसको माइनस कैसे लिखना, FBA का मान ये यहाँ रख दो, तो T से T कैंसिल हो जाएगा
इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ए वाले इधर ले आओ और बी वाले उधर ले आओ। तो इस प्रकार से हमारे पास सिंपल हो जाएगा कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी बी प्लस एम बी वी बी। ये क्या है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये टकराने के पहले का मोमेंटम है। मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। टकराने के पूर्व कुल संवेग, यानी टक्कर के पहले कितना मोमेंटम था वो, इक्वल टू ये टकराने के बाद, ये टकराने के बाद का कुल संवेग। जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो टकराने के पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम संवेग टकराने के बाद भी रहेगा। संवेग के उदाहरण बहुत सारे अपने को इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे बंदूक वाले पूछे जाते हैं कि बंदूक का द्रव्यमान ये, गोली का वेग इतना है ना। वस्तु जो है जब गोली छूटती है तो उसका वेग दिया जाएगा और उसका मास दिया जाएगा, बंदूक का गोली का मास भी दिया जाएगा। तो जो झटका पीछे की ओर लगता है वो कितने वेग से लगेगा ये अपने को इसमें ज्ञात करना पड़ता है। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिल जाए। तो संवेग संरक्षण नियम में बंदूक वाले उदाहरण और रॉकेट वाला, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन उतना ही फोर्स नीचे की ओर भी लगता है। एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि मान लो अपन किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हैं, घर्षण रहित कोई सतह है और उस पर हम खड़े हैं और यदि किसी वस्तु को अपने को फेंकना है तो यदि अपने को फेंकेंगे क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अपन कुछ भी नहीं कर रहे, वस्तु को फेंक रहे, तो वस्तु को जैसे अपन आगे फेंकेंगे तो हम क्या होंगे, पीछे की ओर जाने लगेंगे। या अपन फूंक मारेंगे, मान लो सतह कैसी होना चाहिए, घर्षण रहित, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ऐसी सरफेस पे खड़े हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन है अर्थ सरफेस पे। तो यदि ऐसी सतह हो जाए जिसमें क्या हो, फ्रिक्शन ही नहीं हो, घर्षण ही नहीं हो, चिकनी हो बिल्कुल, यदि उस पर अपने फूंक भी मारी जोर से तो हम फूंक आगे जाएगी, हवा आगे जाएगी और हम क्या होंगे, पीछे की ओर जाएंगे। या किसी चीज को हमने फेंका आगे की ओर तो क्या होगी, वस्तु उधर जाएंगे और हम पीछे जाएंगे। ये कब होगा कंडीशन, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए तब, नहीं तो नहीं होगा। यदि घर्षण हो जाएगा, घर्षण उसको विरोध करेगा, जाने नहीं देगा। तो ये हमारे पास था। और नाव वाला उदाहरण भी आता है कि नाव को हम कूदते हैं तो हम आगे की ओर कूदते और हम पीछे की ओर उसको लात मारते हैं, पीछे की ओर धक्का मारते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण संवेग के अपने पास मिलेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम में आएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।